नाम है बिजनेस और हम। जैसा कि आप जानते हैं इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में बिजनेस भी एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फवाज आरिफ साहब, जो बिजनेस एडवाइज़र हैं और इंडिया की एक लीडिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे आज के मेहमान, इनका खैर मकदम करते हैं। फवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारी जानकारी में इजाफा करते हैं। फवाद साहब, हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि बिजनेस एक्चुअली होता क्या है? देखिए, लफ्ज़ बिजनेस जो है ना, एक इंग्लिश वर्ड है, एक अंग्रेज़ी का अल्फाज है, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, जिसके मायने अलग अलग ज़बान में अलग अलग लोग जानते हैं और बोलते हैं। जैसे उर्दू में इसको तिजारत कहते हैं या अरबी उर्दू में तिजारत कहते हैं, कुछ लोग इसे कारोबार कहते हैं अपनी लोकल ज़बान में। हम इसे कई नामों से सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये है क्या, ये किस शय का नाम है? और लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें ये पता भी है कि बिजनेस है क्या क्या नहीं है। स्कूल में बच्चों को बिजनेस के बारे में जो तारीफ पढ़ाई जाती है, जो उसकी डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, उसका माना सिंपल लिखा होता है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू अर्न अ लाइवलीहुड, यानी कि एक इक़्तिसादी काम है, एक इकोनॉमिक काम है जो कि किया जाता है लाइवलीहुड को, माईशत को, पैसे को कमाने के लिए। क्या सिर्फ इतना माना है बिजनेस का? एज अ मुस्लिम, एक मुस्लिम होने के साथ साथ एक मुस्लिम एंटरप्रेन्योर जो है, जो मुस्लिम कारोबारी जो है, उसके बहुत सारे सुलूक हैं, बहुत सारे उसके हुकूक हैं, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटी है माशरे के टूवर्ड्स। और जाहिर है कि एक तरीका है लाइवलीहुड अर्न करने का, पैसा कमाने का, ज़िंदगी गुजर बसर करने का, लेकिन ये सिर्फ उतना ही लिमिटेड नहीं है। लिहाजा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और इंशाल्लाह इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि इस वर्ड पे रोशनी डालने की, इस अल्फाज पे रोशनी डालने की, और कैसे बिजनेस करा जाए, बिजनेस का असल माना क्या है, इसकी रूह क्या है, पैसे कैसे कमाएं, हलाल तरीका क्या है, इसका खर्च इसको कैसे करें, इसको एक्सपेंडिचर कैसे करें। क्योंकि हमें भी पता है कि आखिरत में जो 5 सवाल होंगे उसमें 2 सवाल ये हैं कि आपने पैसा कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया। जी बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरीके से हम पूरी सीरीज में बिजनेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसके जो इम्पैक्ट हैं, इसके नताइज हैं, आउटकम्स हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल्ड बहस करेंगे, एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि नाजरीन को अच्छे से समझ में आएगा कि बिजनेस असल में है क्या। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह निसा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। कि अल्लाह ताला किसी भी आयत को शुरू करने से पहले, ज़्यादातर हमने देखा है कि जहाँ पर खिताबी आयतें हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने देखा कुरान के अक्सर हिस्से में कहीं पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है अल्लाह ताला ने, कहाँ पर या अय्युहन्नास कहा है कि ए लोगो, ए ईमान वालो। इस आयत के शुरू होने में अल्लाह ताला जो खिताब कर रहा है, इसकी स्पेशलिटी क्या है हमें पहले समझना पड़ेगा। अल्लाह ताला खिताब कर रहा है ईमान वालों से। किससे खिताब कर रहा है? ईमान वालों से। और अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ए ईमान वालों, अपने मालों को आपस में बातिल तरीके से मत खाओ, अपने मालों को आपस में बातिल तरीके से, घपले से, झूठ से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, गुमराह करके लोगों को मत खाओ। लेकिन बेहतर यह है कि आपसी रजामंदी के साथ, बाहमी रजामंदी के साथ तिजारत करके और अच्छे तरीके से इसे खर्च करो, इसे कंज्यूम करो, इसे इन्वेस्ट करो। ठीक है। और अल्लाह ताला इसके बाद कह रहे हैं कि अपनी नफ्सों को कत्ल मत करो। अच्छा, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अपनी नफ्सों को कत्ल मत करो। क्यों? क्योंकि इसका इंपैक्ट, जहां पर पैसा आ जाएगा वहां पर फितना ज्यादा बर्पा होने के चांसेस हैं, फितना बर्पा होने का ज्यादा मौका वहां पर आमादा हो जाता है। तो अल्लाह ताला साथ साथ इसके कह रहा है कि देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो चांसेस हैं कि तुम अपनी नफ्सों को भी हलाकत में डाल दोगे। तो अल्लाह ताला इसलिए कह रहा है कि अपनी नफ्सों को कत्ल मत करो, माल अच्छे तरीके से खाओ, घपलेबाजी, झूठ, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, गुमराही में मत पड़ो, तिजारत करो, आपसी सहमति से, आपसी रजामंदी से तिजारत करो, अच्छे से हलाल कमाओ, हलाल खर्च करो और अपनी नफ्सों को कत्ल मत करो, अपनी नफ्सों को नुकसान मत पहुंचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, फवाद साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई और इस सीरीज से आप पूरी तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसे पॉइंट्स को उजागर करने वाले हैं, ऐसे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो हमको और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि फवाद साहब ने बताया कि अपने माल को गलत तरीके से ना कमाइए। और इसी ज़िमन में एक हदीस मुझे याद आ रही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हर उम्मत के लिए एक फ़ितना था और मेरी उम्मत के लिए फ़ितना माल है। तो आइए, इस माल को हलाल तरीके से कैसे कमाया जाएगा और इसको अच्छे तरीके से और कैसे कमाया जाएगा और इसे अच्छे तरीके से कैसे खर्चा किया जाएगा, इसी डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। फवाद साहब, जैसे कि आपने बताया कि बिज़नेस किया जाए, बिज़नेस करना अच्छी बात है, लेकिन अगर पैसा ही कमाना मकसद है तो बिज़नेस क्यों? उसका एक आसान तरीका है पैसा कमाने का कि हम सेफर साइड नौकरी कर लें कहीं पर जाके, उससे भी तो पैसा कमाया जा सकता है। माशाल्लाह, ये बहुत एक आम सवाल है।
आम सवाल में इसलिए, सवाल खास है लेकिन आम इसलिए कहूंगा कि जनरली बहुत ज्यादा पूछा जाता सवाल है कि भाई पैसा कमाना है तो जाहिर है कि हम कहीं नौकरी कर लेते हैं, कहीं जॉब कर लेते हैं, कारोबार करने की सेफर साइड भी होता है थोड़ा सा सेफर साइड पे जो कंजर्वेटिव किस्म के थोड़ा सा सेफ चलने वाले लोग होते हैं, तो वो जाहिर है कि ये सवाल पूछते हैं कि भैया पैसा कमाना है तो जाहिर है कि हम जॉब से नौकरी करके पैसा कमाएंगे। बहुत माशाल्लाह अच्छा सवाल है और इस पर रोशनी डालने की आज के दौर में बहुत जरूरत है। देखिए, एक इंसानी साइकोलॉजी है, आप एक कमरे में 100 लोग को बिठाइए, जी हाँ, उम्र का कोई मामला नहीं है, वो 18 साल से लेके यानी कि जब तक भी एक बलागत की उम्र है, 14 साल 15 साल 16 साल, उनके अंदर एक अकल आ जाए, अकल का मादा आ जाए, और आप 60 साल तक की उम्र के लोग को आप बैठा लिए और आप उनसे पूछिए कि मैं आपको 2 चीजें देता हूं, इन्वेस्टमेंट देता हूं, बिजनेस आइडिया देता हूं, या बिजनेस आइडिया आपका है, ठीक है, या फिर मैं आपको एक जॉब देता हूं, ठीक है, आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे? शायद 90% लोग बिजनेस की तरफ जाना पसंद करेंगे, और हो सकता है कुछ केसेस ऐसे होंगे कि 100 के 100% लोग बिजनेस की तरफ जाना पसंद करेंगे। बैक ऑफ द माइंड कई बार इंसान के जहन में यह चीज होती है कि मैं अपना बॉस बनूं, मैं अपना बॉस बनूं और मेरे अंडर लोग काम करें, मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं, मैं समाज के लिए एम्प्लॉयमेंट का काम करूं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी एम्प्लॉयमेंट की है मैं उसके टूवर्ड्स काम करूं, और तमाम ऐसी चीजें मैं समाज में लेकर के आऊं अपने आइडियाज के थ्रू, अपने बिजनेस प्लान के थ्रू, प्रपोजल के थ्रू, कि जो समाज को बेनिफिट कर सके। जाहिर है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जहां पर जॉब की आप बात करेंगे तो जॉब एक बड़ी कस्टमाइज्ड फील्ड है, आपके अपने डायरेक्टिव से, आपके अपने नैरेटिव से या आपके अपने हिसाब से चलने वाली चीज नहीं है। टेलर मेड जॉब है वो, बहुत टेलर मेड है, क्योंकि वहां पर आपको वही चीज करनी है, वही राह इख्तियार करनी है जो जाहिर है कि आपके ऊपर का लेवल का जो आदमी बैठा है, जो आपका बॉस है, सीनियर मैनेजमेंट है, जो आपको बताएगा वही आपको करना है। और जहां पर आपने अपना दिमाग लगाने की कोशिश की जॉब में, देखिए जॉब का एक प्रोटोटाइप है, एक रास्ता है, वो रास्ता ये है, आपको इधर ही चलना है। आप उसमें क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करेंगे, कुछ इनोवेशन यानी कि कोई नई चीज लाने की कोशिश करेंगे कि मैं ये जॉब ऐसे भी कर सकता हूं, ये जॉब ऐसे भी कर सकता हूं। हो सकता है आपको रिकॉग्निशन मिले, आपको वक्ती तौर पे थोड़ा सा प्रमोशन मिले, थोड़ा सा अप्रेजल मिले, थोड़ी सी तारीफ मिल जाए, लेकिन तरीका मैनेजमेंट का जो डिसाइडेड तरीका है वही अपनाया जाएगा। लिहाजा काम बड़ा रेपिटेटिव, बोरिंग और बहुत ही ऐसा काम हो जाएगा कि वो दिल नहीं चाहता करने का। आदमी नया नया जोश में कॉलेज से जब छूटता है, कॉलेज से फारिग होता है, सोचता है कि मेरा कहीं प्लेसमेंट में बैठूं, प्लेसमेंट फील्ड में बैठूं, अच्छी जॉब मिल जाए मुझे, 10 15 20 लाख की जॉब मिल जाए मुझे, या 5 लाख की जॉब मिल जाए मुझे, और उस हिसाब से फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा होंगे, जिंदगी कमानी है। लेकिन कुछ साल बाद हम देखते हैं यही इंसान जो 23 24 22 साल की उम्र में जॉब के लिए जाता है, ढूंढता है, मशक्कत करता है, स्ट्रगल करता है, जब वो 30 की उम्र तक पहुंचता है, मैं 40 नहीं बोला, मैं 30 की उम्र तक पहुंचता हूं, चलिए और थोड़ा सा 35 की उम्र तक चलते हैं, वहां पर उसको वो जॉब बड़ी रेपिटेटिव लगने लगती है। रेपिटेटिव से मुराद ये कि रोज सुबह उठना, रोज जाना, सेम रूटीन। आप कोई काम बिल्कुल सेम रूटीन से करने लगेंगे जहां पर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई नयापन नहीं है, कोई आप उसमें नई चीज नहीं ला सकते, ठीक है, तो वो बहुत बोरिंग होने लगती है। जाहिर है फिर उसके बाद उसके दिमाग में कहता है कि यार ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड चीजें लेने लगता है वो। ऑफिस भी बहुत से, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो ऑफिस भी बहुत ज्यादा लाइटली लेने लगते हैं, और जब आप किसी जॉब को सीरियसली नहीं लेंगे, किसी काम को सीरियसली नहीं लेंगे, तो उसके इंपैक्ट, उसका रिपरकशन, उसके नताइज में आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा इशू, चाहे आप मगरिब की बात कर लें, वेस्ट की बात करें, या आप मशरिक की बात करें, ईस्ट की बात करें, या नॉर्थ साउथ कहीं की बात करें, दुनिया का कोई मुल्क उठा लीजिए, जॉब सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है। जॉब सिक्योरिटी मिलना भी बहुत मुश्किल है। जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। जॉब सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, जॉब में ग्रोथ है नो डाउट, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैं बता देता हूं क्या मतलब होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब यह है कि डेली, रोजाना ग्रोथ मिलना, वो सिर्फ पॉसिबल है कारोबार में। जी हाँ, कारोबार एक इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, मैदान है, कि जहां पर अगर आपको छोड़ दिया जाए ट्रेन करके, या अगर आपके पास कुछ ऐसा प्लान है, कुछ ऐसा टेस्ट है जो आपने अगर अपनी ऑडियंस को दे दिया, टारगेट ऑडियंस को, और अगर वो टेस्ट उसके पास चल गया, जिसे हम यूएसपी कहते हैं, यूनिक सेलिंग पावर कहते हैं, ठीक है, आपके पास कोई ऐसी चीज हटके होनी चाहिए कि अगर वो चल गई, ठीक है, अल्लाह ताला के फजल से, जाहिर है कि आदमी की अपनी मेहनत होती है, लेकिन सबसे बड़ा फजल उस रब्बुल आलमीन का है। बिल्कुल, उस रब के मदद से, उस अल्लाह की मदद से अगर वो चल गई, यकीन मानिए इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप एक दुकान से 10 दुकानें बना सकते हैं, लेकिन शायद एक जॉब से एक घर भी खड़ा नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि बिजनेस में इनोवेशन की बात, क्रिएटिविटी की बात, नएपन की बात, बिजनेस पे सबसे पहले आपकी जो अपनी नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, इंशाल्लाह हम लोग जरूर आएंगे इंशाल्लाह जी। नाज़रीन, जैसे कि फवाद साहब ने बताया कि यूएसपी होना चाहिए और कुछ इनोवेशन होना चाहिए, और आप जॉब के अंदर जब आप कंटिन्यूसली एक ही जॉब को करते रहते हैं तो आप उसके आदी हो जाते हैं, उसके अंदर नयापन नहीं रहता, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मेरे जहन में हैं
और डेफिनेटली वो आपके सवाल होंगे। तो आइए फवाद साहब से वो सवाल पूछता हूँ। फवाद साहब, वो सवाल जो आपने कहा, जब बहुत अच्छी बात बताई कि यूएसपी कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत है, जो कैपिटल होना चाहिए, वो कहाँ से आएगा? देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यूथ के साथ। मेरा ये जो इंशाल्लाह ये जो हमारी सीरीज है, हम कोशिश करेंगे कि हम एक तरफ तो यूथ को टारगेट करें। हमारा जो एक मोटिवेशनल बात होगी, एक टॉक जो है मोटिवेशनल, थोड़ी सी हम इसको करने की कोशिश करेंगे कि जिससे यूथ थोड़ा सा इंस्पायर हो सके। और ऐसे लोग जो रिमोट जगहों से आते हैं, जो ऐसी जगहों से आते हैं कि जिनका मेट्रोपॉलिटन सिटीज से, छोटी सिटीज से आप अगर उसको समझें तो वहां से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए एक्सपोजर, उनको दुनिया देखना, जिसे कहते हैं ना कि भाई हम बड़े शहर में नहीं रहते, हम छोटे शहर में रहते हैं, तो लिहाजा हम बिजनेस कैसे कर सकें, ये भी इसी का एक पॉइंट है। इंशाल्लाह इसको कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा। आपका सवाल जो है कि कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, देखिए आज की डेट में अगर हम बिजनेस प्लान्स देखें, जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं, ऐसे कारोबार हैं नए जो शुरू हुए हैं, अगर हम वहां पर देखें तो बहुत सीड लेवल से शुरू हुए वो, जहां पर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट जीरो था, क्योंकि जाहिर है कि जो लोग कहते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करना, यूट्यूब पे 10 वीडियो पड़े हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट से कारोबार शुरू करिए, वो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता, अपने व्यूज चाहते हैं, वो एक अपने व्यूज चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है कि इन्वेस्टमेंट का जो टेंटेटिव अमाउंट है, जो उसका एक्सटेंट है, जो उसका एक पैसा है, रकम है, वो जाहिर है कि वो कम बढ़ती हो सकती है। देखिए, शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी उन लोग के लिए, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं खालिद भाई, मैं आपको जो बताऊं, और यकीन मानिए उनमें बहुत पोटेंशियल है। लैक कहां करते हैं, मात कहां खाते हैं, वो प्रॉब्लम है पैसा। बहुत सारे हमने सुने हैं और देखा भी होगा पोस्टर्स अखबार वगैरह में, मैगजीन में। आजकल इंटरनेट का जमाना है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे, कि जो कहते हैं कि हम जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस शुरू कराएंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं फ्रॉड है। ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता, जीरो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि कैपिटल का जो है आपका बिजनेस में लगाने का जो मामला है, जो इन्वेस्टमेंट का जो मामला है, वो कम बढ़ती हो सकता है। आप एक 100 करोड़ का यूनिट लगा सकते हैं और आप 1 लाख में भी शायद वो यूनिट लगा सकते हैं। अभी बड़ी हैरानी की बात है यार, 100 करोड़ और 1 लाख कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, अब मैं एक छोटी सी बात यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो यूथ है, खासतौर पे मैं यूथ की तरफ ज्यादा सेंट्रिक होना चाहूंगा, और लेकिन कोशिश हमारी इस प्रोग्राम में यही रहेगी कि यूथ को भी एक डायरेक्शन दिया जाए और ऐसे लोगों को भी एक डायरेक्शन दिया जाए, एक नैरेटिव उनके जहन में डाला जाए जो कि रिमोट एरिया से आते हैं, जो छोटी जगहों से आते हैं हिंदुस्तान के, या और भी जो जहां पर हमारे व्यूवर्स हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया में, कि जिनकी रीच, जिनकी पहुंच बड़े शहरों तक नहीं है, बड़ी मार्केट्स तक नहीं है, ठीक है, बड़े कंज्यूमर्स तक नहीं है, बड़े बायर्स तक नहीं है, बड़े खरीदारों तक नहीं है। लेकिन फवाद साहब, इस इंटरनेट के दौर के अंदर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि अगर आपका प्लान सही हो तो आपकी पहुंच बड़े मार्केट तक नहीं हो सकती। खालिद भाई, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा इंशाल्लाह। और ये शायद एक सोच बन चुकी है जो आप कह रहे हैं, लेकिन फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, फेलियर के चांसेस बहुत। आप अगर कभी देखेंगे किसी भी खिलाड़ी को, ठीक है ना, वो शायद ये सोचता है कि उसे वो चीज बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब तक उसे ट्रेनिंग नहीं मिली, जब तक उसने उस चीज को लर्न नहीं करा, समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करा उसको, और वो बगैर सोचे समझे उस चीज में कूद गया, तो जाहिर है कि फेलियर का रेट 90% से 95% हो जाता है। जी हाँ। मैं बात जो कर रहा था, मैं कर रहा था यूथ की बात। ठीक है, तो हमारा जो इरादा है वो दोनों तबकों को लेकर चलने का है, यूथ को भी और ऐसे लोगों को भी जो बहुत रिमोट एरिया से आते हैं, जो बहुत छोटी जगहों से आते हैं। अब वो 21, 22, 23, 24 साल का लड़का हुआ, ठीक है ना, या स्टूडेंट रहा, वो कॉलेज से फारिग हुआ, उसने बैचलर्स की डिग्री कर ली या मास्टर्स की डिग्री कर ली, MBA कर लिया, वगैरह वगैरह, जो भी हमारे बिजनेस के कोर्सेज हैं जो चलते हैं, डिग्री कोर्सेज, वो कर लिया। अब उसकी पहली सोच ये रहती है कि मैं जॉब करूंगा। ठीक है, डेफिनेटली जब आदमी कॉलेज में जाता है और फिर उसके बाद में फारिग होता है और मास्टर्स करता है किसी चीज में, तो उसका एक सोच, जहन बना हुआ है लोगों का कि इतनी पढ़ाई करने के बाद में मुझे तो नौकरी करनी है। क्यों? सेफर साइड। दूसरा पहलू, कारोबार कैसे शुरू कर सकता हूं? मेरे वालिद के पास तो पैसा नहीं है जी, मुझे तो कारोबार शुरू करने के लिए पैसा चाहिए जी। कुछ साल जॉब करूंगा, कैपिटल इकट्ठी करूंगा, अपना पैसा इकट्ठा करूंगा और अपना कारोबार शुरू करूंगा। मैं कहता हूं, क्या चांस है वो कारोबार जो आप 5 साल बाद, 10 साल बाद शुरू करेंगे, सक्सेस हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा? कोई प्रोबेबिलिटी, कोई चांस कुछ है? कुछ आपने बैक ऑफ द माइंड सोचा कि मेरा रास्ता ये है, मुझे इस तरीके से चलना है, मुझे ये यहां से सोर्सिंग करनी है, यहां से माल खरीदना है, यहां पर ट्रेडिंग करनी है, यहां पर माल बेचना है? सवाल कैपिटल का है, ठीक है ना। अब इशू क्या है? आप मिसाल ले लीजिए एक बॉटल की, पानी की बॉटल की, ठीक है ना, फिल्टर्ड बॉटल आती है, ठीक है। उसके लिए अगर आप कहीं पर जाएंगे और आप मार्केट रिसर्च करेंगे, बिजनेस स्टडीज की रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि शायद 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक एक अच्छा प्लांट आप लगा सकते हैं।
और एक आम इंसान के पास इतना पैसा, एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस पे लगाने के लिए नहीं है। लिहाजा अगर उसके पास कुछ बहुत अच्छा प्लान है कि मैं मिनरल वाटर को फ्लेवर्ड करके दे दूं, एक छोटा सी मैं आपको बात बता रहा हूं कि मार्केट में अगर उसका टेस्ट चल जाए और मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बूम अप कर जाए, चल जाए, तो उसकी सक्सेस की रेट ज्यादा होगी। लेकिन वो लैक कहां कर रहा है? वो एंटर क्यों नहीं कर पा रहा मार्केट में, वो बिजनेस में एंटर क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, पैसे की कमी है। आजकल आपने एक टर्म अगर सुना हो, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की मुराद ये है कि प्रोडक्ट कोई और बनाता है और ब्रांडिंग आपकी होती है। अगर आप अपना प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज की, मैं जैसे बॉटल का एग्जांपल दे रहा हूं, बॉटल की मिसाल दे रहा हूं, अगर अपना बॉटल वाटर का आप प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे, जो पानी की बोतल है उसका प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे, शायद 1 से 2 करोड़ रुपए आपके लग जाए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और उतना ही पैसा आपको सर्कुलेशन में चाहिए, घुमाने के लिए चाहिए अपने बिजनेस का पहिया, टर्नओवर जिसको कहते हैं, टर्नओवर घुमाने के लिए आपको चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे यही बात कहूं कि आप किसी ऐसी इंडस्ट्री को ढूंढिए, किसी ऐसी फैक्ट्री को ढूंढिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में हो और कुछ इंप्रोवाइजेशन के साथ वो आपका ब्रांड लगाने की कोशिश कर दे, आपकी उससे स्ट्रैटेजी बन जाए, आपके उससे एग्रीमेंट बन जाए, तो वो जो काम 1 से 2 करोड़ रुपए में होने का था शायद वो 1 लाख में हो जाएगा। आपको छपाने की क्या कॉस्ट है? खाली स्टिकर छपाने की तो कॉस्ट है। बिल्कुल सही। उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट करना है, आपका पैसा डूबा भी तो कितना डूबेगा? 50,000, 60,000, इससे ज्यादा तो डूबेगा ना। तो हमें क्या चाहिए ना, हमें सोचना है कि हमको इसका एक ऑल्टरनेट वे क्या मिलेगा। एक रास्ता तो है, ठीक है, मुझे मेरे पास 2 करोड़ रुपए एक्सेस पड़े हैं और मुझे एक नया इन्वेस्टमेंट करना है, जाहिर है 2 करोड़ रुपए मुझे कारोबार चलाने के लिए भी चाहिए। कितना हो गया? 2 + 2 4, 4 करोड़ चाहिए। किसके पास 4 करोड़ होंगे? एक फैक्ट्री बनाने के लिए। फिर फैक्ट्री में कंप्लायंस है, लीगल है, टैक्सेशन है, सीए को पकड़ो, वकील को पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, स्टाफ रखो। मैं पागल हो जाऊंगा, कोई भी आदमी पागल हो जाएगा, लगा नहीं पाएगा। लेकिन वही चीज अगर आप एक छोटे स्केल से शुरू करें, मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा इंशाल्लाह, जो स्टार्टअप्स हैं जो कामयाब हो गए, छोटे स्केल से शुरू करें, अपने शहर में, अपनी मार्केट में अगर उसको लाने की कोशिश करें और फ्री सैंपल शुरू में देने की कोशिश करें, अपना ब्रांड लगा के, प्रोडक्ट बना वहां पर, बॉटलिंग हुई कहीं और, ब्रांड आपका लग गया, और दिस इज ओके, ठीक है, जेन्युइन बात है कि आपने उससे एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कुछ साल की ब्रांडिंग आपने ले ली, ठीक है ना, तो जो काम आपका 2 करोड़ से 4 करोड़ में होने का था, शायद आप 50,000 से 1 लाख तक हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये शायद ये चीज को थोड़ा क्लियर कर पाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं बिजनेस के आइडियाज़। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये पेन है और मैं चाहता हूं कि ऑडियंस से भी कि आप भी अपने साथ में पेपर और पेन रखें। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको नोट करके रखना है। तो जो बातें फवाद भाई ने की हैं, आइए उन्हीं बातों में से कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हैं, आइए उन नोट की भी बातों में से कुछ उनसे सवाल पूछता हूँ, फिर मज़ीद आगे बढ़ाएंगे हम इस प्रोग्राम को। फवाद साहब, जैसे कि आपने कहा कि जीरो आइडियाज जो होते हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते, जीरो इन्वेस्टमेंट आइडियाज होते हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते। लेकिन आप लोगों से अक्सर सुनने में ये आता है कि यूट्यूब्स के ऊपर बहुत सारी जगहों पर ये देखने को मिलता है कि जीरो बिजनेस से आप आइडिया से शुरू कर सकते हैं, तो वो क्या बिल्कुल ही फेक होते हैं? वो देखिए, मैं बिल्कुल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अक्सरियत जो है उसमें वो व्यूज बढ़ाने का उनका मकसद रहता है। आपको वो किस तरफ माइल कर रहे हैं पहले हमको समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे सामने एक उसूल है तिजारत करने का, हमारी शरीयत। हमारी शरीयत के परव्यू में अगर वो चीज आएगी हम उसको बखूबी करेंगे, नहीं आएगी नहीं करेंगे। यूट्यूब पे अक्सर काम डेटा एंट्री के होते हैं, लेकिन क्या काम आप खुद बताइए, आप माशाल्लाह इतने बड़े कॉर्पोरेट्स में रहते हैं, जाते हैं, क्या वाकई डेटा एंट्री को आउटसोर्स करता होगा? शायद नहीं, क्योंकि उनका डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं ना, वो डेटा एंट्री के नाम पे पैसे लेते हैं। वो कहते हैं कि मेंबरशिप फीस भरो, वो मेंबरशिप फीस 10 से 12, 15, 20 हजार रुपए होती है, ठीक है, स्पॉन्जी स्कीम की तरफ ले जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और वो आपने मेंबरशिप फीस भरी, वो शायद वेग या फेक कुछ आपको कुछ 2-4 प्रपोजल्स देते हैं, और फिर अक्सर जो लोग हैं उनकी शिकायत रहती है कि हमारा पैसा डूब गया। तो जाहिर है कि बगैर सोचे समझे, बगैर उसकी तहकीक करे, रिसर्च करे, हम अगर किसी भी चीज में ऐसे घुस जाएंगे तो नुकसान होना तय है। दूसरी चीज, मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, दूसरी चीज जो अक्सर हमने देखी है यूट्यूब के ऊपर या इस जैसी और दीगर जो जगहें हैं, चाहे मैगजीन्स हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, या ऐसे कुछ बहुत सारे पोस्टर्स अक्सर देखते हैं रेलवे स्टेशन पे या और पब्लिक प्लेसेस पे, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ माइल करते हैं। वहां लिखा नहीं होता कि दिस इज मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, लेकिन 15 दिन में करोड़पति बनिए, 10 दिन में लखपति बनिए, ऐसा आपने देखा होगा, अक्सर है। ठीक है, दिल्ली ले लीजिए, बॉम्बे ले लीजिए, कहीं पर भी अक्सर ये चीज देखी होगी हमने। वो क्या करते हैं ना, वो आपको बड़ी बड़ी जगह पे बुलाते हैं, बड़े बड़े होटल्स पे बुलाते हैं, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, वहां पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। दिस इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। बहुत शुक्रिया। टाइम बहुत कम है और बातें बहुत ज़्यादा है, मुझे आपसे जाननी है और ऑडियंस को भी बतानी है। आपने एक बात बीच में कही थी, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। तो ट्रेनिंग के ताल्लुक से एक आदमी का कितना लंबा टाइम का पीरियड हो सकता है? अभी उसने पढ़ाई करके वो आया है, उसको पैसे की भी जरूरत है, अब यहाँ ट्रेनिंग भी लेना है, ट्रेनिंग जरूरी है अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए? देखिए, ट्रेनिंग से मुराद ये नहीं कोई ट्रेनिंग क्लासेस चल रही है जी,
मैंने कतन ये नहीं बोला कि ट्रेनिंग क्लासेस लो, ट्रेनिंग क्लासेस में एनरोल हो जाओ, कोई ऐसे बड़ा सा ऑडिटोरियम है, क्लासरूम है, वहां पर एक लेक्चरर खड़ा है, प्रोफेसर खड़ा है, आपको बता रहा है कि बिजनेस कैसे करो। थियोरेटिकल किताबी जबान में आप कभी बिजनेस नहीं कर सकते, कभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। लर्निंग का मतलब क्या है? छोटे स्केल पे शुरू करना, पायलट प्रोजेक्ट लेके शुरू करना, ठीक है, ऑब्जर्वेशन खोलना, आपको अपने आजा, अपने ऑर्गन्स, अपने कान, नाक, आंख सब खोलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दुनिया में चल क्या रहा है, बिजनेस के फील्ड में, बिजनेस के शोबे में क्या एडवांसमेंट है, लोग किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्वेंट नहीं होंगे, इफ यू आर नॉट अ गुड ऑब्जर्वेंट, अगर आपने अपनी ऑब्जर्विंग पावर, अपनी महसूस करने की पावर नहीं खोली, शायद आप कभी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। हम देखते हैं कि छोटे छोटे शहरों में लोग दुकानें खोल के बैठ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुकान चलती भी है, लेकिन क्या आप उसे कारोबार कहेंगे? सुबह 8 बजे एक इंसान उठता है सो के, ठीक है, पता नहीं फजर की नमाज पढ़ी नहीं पड़ी, 8 बजे सो के उठा, 9 बजे उसे दुकान खोलनी है, रात के 11 बजे तक, 10 बजे तक वो दुकान पे बैठेगा, ठीक है ना, उसकी फैमिली लाइफ खत्म, उसके बच्चों की लाइफ खत्म, बच्चों की तरबियत क्या हो रही है, फैमिली की तरबियत क्या हो रही है। मैं तो उसे कारोबार नहीं कहूंगा, मैं तो उसे सिर्फ एक दुकान कहूंगा, क्योंकि छोटा शहर है, एक्सपोजर नहीं है, अभी तक वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक आजा नहीं पहुंच पाए हैं, जैसे कि ई कॉमर्स की जो बात है, वहां तक रीच अभी तक आज की डेट तक नहीं हो पाई है, लिहाजा उनका कारोबार चल रहा है। लेकिन बिजनेस का एक पीरियड होता है 10 साल का, 20 साल का, जिसमें पूरा बिजनेस पलटता है, पूरा बिजनेस करने का तरीका पलटता है, चेंज हो जाता है पूरा। अगर हम उस चेंज के साथ नहीं चलेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वी आर लिविंग, इससे कोई मतलब नहीं कि हम कहां पर रह रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम उसके साथ एडवांसमेंट नहीं करेंगे। आपने एक बात देखी होगी, बहुत पहले जो कारोबार करने का तरीका था, तो लोग पुटलियों में बांध के, बड़ी बड़ी पोटली में बांध के कपड़े लाया करते थे, बर्तन लाया करते थे, घरों घरों जाया करते थे, डोर स्टेप सेलिंग जिसको कहा करते थे। उसके बाद थोड़ा सा जमाना बदला, फिर ठेले का दौर आ गया, रिक्शा का दौर आ गया कि लोग ठेले पे सब चीज लेके गए, सर्विसेज उन्होंने देना शुरू करी, लॉन्ड्री सर्विसेज, वो ठेले पे कपड़े लेके जाते थे, फिर इस्त्री करके, आयरन करके उसको वापस करते थे। फिर और थोड़ा सा जमाना बढ़ा कि जिसको लोकल जबान में खोखा कहते हैं, लकड़ी का एक छोटा सा दुकान टाइप का बना के उसमें काम करा करते थे, जो आज भी हमें रिमोट एरियाज में देखने को मिल जाएंगे। फिर और थोड़ा सा जमाना तब्दील हुआ, दुकान का दौर आ गया, फिर और जमाना तब्दील हुआ, वेबसाइट का दौर आ गया, फिर और जमाना तब्दील हुआ, ऐप का दौर आ गया। कितना तेजी से तब्दील हो रहा है, और दुकान से वेबसाइट से ऐप शायद 10 साल से ऊपर नहीं हुए हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब। जज़ाकल्लाह।